कैलकुलेट गुडविल एंड ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग मैं यहां पर कैलकुलेट करवा रहा हूं। बाय द वे एक बात याद रखिएगा, यहां पर मैंने जो फाइनेंशियल चार्जेस को डेबिट किया, इसका इम्पैक्ट कहां पर जा रहा है? ग्रुप रिटेन्ड अर्निंग। हो गया काम कि ये जो फाइनेंशियल चार्जेस डेबिट हो रहे हैं कंसोलिडेशन के लिए हो रहे हैं ना, हम प्रॉफिट लॉस तो नहीं बना रहे, तो इसका मतलब है ये एडजस्टमेंट है रिटेन्ड अर्निंग की। ये बात याद रखिएगा, ये बात अब इसमें आएगी, इस क्वेश्चन में आएगी। Calculate goodwill and group retained earning. P company acquired 4,500 equity shares in S company on 1st January 19, when retained earning of S company was 70,000. P company paid cash consideration 1 lakh and agreed to pay 2 lakh on 31st December 20. Market interest rate is 10%. अब दो बातें सिर्फ इसके अंदर है, सिर्फ दो कंसिडरेशंस, एक कैश कंसिडरेशन और दूसरी डेफर्ड कंसिडरेशन। ठीक है, बैलेंस शीट एस कंपनी की दी हुई है, ऑनर्स एक्विटी में पेड अप शेयर कैपिटल है, आपका शेयर प्रीमियम है और रिटेन्ड अर्निंग है। ठीक है जी, और ऑनर्स इक्विटी ऑफ पी कंपनी भी दी हुई है 31 दिसंबर 2020 की, पेड अप शेयर कैपिटल, उसका शेयर प्रीमियम और रिटेन्ड अर्निंग। ओके, अच्छा जी, क्या बात ज़हन में आती है? मैं आपको टाइम देता हूं, क्वेश्चन आपके सामने है और 5 मिनट आपको मैं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके सामने है। वर्किंग वन, आपने एक्विजिशन डेट और रिपोर्टिंग डेट और 2 साल का फर्क दरम्यान में लिख लिया, ऐसा ही किया। उसके बाद कंट्रोलिंग परसेंटेज और नॉन कंट्रोलिंग परसेंटेज। कंट्रोलिंग परसेंटेज आपने 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट किए, ये आपने 5,000 नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किए। 2,50,000 रुपए के वो शेयर्स थे, 2,50,000 रुपए का शेयर कैपिटल था और एक शेयर 50 रुपए का था, तो इसका मतलब है कि ये नंबर ऑफ शेयर्स बनते हैं ना, तो इन नंबर ऑफ शेयर्स में से आपने 4500 एक्वायर किए, तो आपकी होल्डिंग परसेंटेज 90 और नॉन कंट्रोलिंग परसेंटेज 10 बन गई। क्या तक ठीक है? गुड। उसके बाद आपकी परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट करनी होती है वर्किंग फ्री में। कैश कंसिडरेशन 1 लाख दी हुई है, डेफर्ड कंसिडरेशन 2 लाख का 1 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 2 फैक्टर लगाया और आपका टोटल कंसिडरेशन 265 290 बन गई। यहां तक ठीक है एवरीवन? ओके। उसके बाद आपने क्या करना होता है, गुडविल कैलकुलेट करनी है, उसने कुछ नहीं बताया हुआ तो प्रोरेट करें उसको। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट उठाएं आप वर्किंग फ्री से। अब आप देखें आपकी उस डेट पे शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग कितना है सब्सिडरी कंपनी का, वो उसने ये दिया हुआ है। शेयर कैपिटल यहां पर, ये कब का दिया हुआ उसने, 31 दिसंबर 2020 का। शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग उसने जो दी हुई है 1 लाख रुपया दी हुई है। जिस दिन उसने एक्वायर किया था उस दिन रिटेन्ड अर्निंग कितनी थी, 70,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इस 1 लाख के 2 हिस्से कर लिए, एक एक्विजिशन डेट पर 70 और दूसरा पोस्ट एक्विजिशन डेट पे 30। 70 को आपने एक्वायर किया तो आपने यहां पर ये नेट एसेट्स, मुदस्सर बेटे आपके लिए लफ्ज बोल रहा हूं, नेट एसेट्स और ओनर्स इक्विटी एक ही बात होती है। ठीक है, नेट एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज,
इक्वल टू ओनर्स इक्विटी, यही है ना। नेट एसेट्स मतलब एसेट्स में से तमाम लायबिलिटीज लेस करते हैं, ओनर्स इक्विटी आती है, उसी को नेट एसेट्स कहते हैं। तो हम यहाँ पर नेट एसेट्स का लफ्ज बोलते हैं कि नेट एसेट्स जो एस कंपनी के थे एक्विजिशन डेट पे, उसको हमने एक्वायर किया। अब वो आपने नेट एसेट्स जो एक्वायर किए वो 3,70,000 के थे, ठीक है, और आपकी 3,70,000 की 10% एनसीए में पड़ी हुई है। यहां से आपने वर्किंग फी से कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट उतारी, ये 370 जब इसके साथ नेट ऑफ करते हैं तो यहां पर आपके पास नेगेटिव गुडविल आ जाती है। ये नेगेटिव गुडविल का कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हो गया। अच्छा, अब नेगेटिव गुडविल को क्या करना है, ये मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक है। आपने नेगेटिव गुडविल को अपनी ग्रुप रिटेन अर्निंग में शामिल करना। नेगेटिव गुडविल आपका मुनाफा होता है। पेरेंट कंपनी ने, देखो अगर ये गुडविल होती तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एसेट में जाती। तो मेरे इन अल्फाज को थोड़ा सा गौर करना प्लीज, एक लम्हे के रुक कर बैलेंस शीट को अपने दिमाग में लेकर आओ। एसेट्स, ओनर्स इक्विटी, लायबिलिटी। अगर गुडविल होती तो एसेट नेचर की होती, कहां पर जाती, एसेट्स में ऊपर। और अगर ये नेगेटिव गुडविल है तो गेन है, गेन कहां पर जाएगी, ओनर्स इक्विटी में नीचे। क्रेडिट नेचर की हो गई ना, तो ये है, उसको ओनर्स इक्विटी में मैंने रिटेन अर्निंग का हिस्सा बनाया। लॉजिक बनती है कि नहीं बनती? तो कोई रटा नहीं है इसके अंदर। गुडविल आपका एसेट है, कंसोलिडेटेड एसेट्स में जा रही है, और नेगेटिव गुडविल आपके लिए ओनर्स इक्विटी का हिस्सा बन रही है, प्रॉफिट है, गेन है। लफ्ज नेगेटिव बोला जाता है, लेकिन असल में ये तो आपके लिए बड़ी फायदे की बात है। मैंने कल भी आपको बताया था, आप एक 100 रुपए का बिजनेस 150 में खरीद रहे हैं तो 50 ज्यादा दे रहे हैं ना, वो 50 गुडविल है। और अगर एक 100 रुपए का बिजनेस आप 80 रुपए में खरीद रहे हैं तो 20 का फायदा हो रहा है ना, वो नेगेटिव गुडविल है। समझ में आ गई बात? तो आपने वो जो नेगेटिव गुडविल वर्कआउट की वो आपने ग्रुप रिटेन अर्निंग में शामिल कर ली। अब आपके पास जो पेरेंट कंपनी का रिटेन अर्निंग का बैलेंस है 2 लाख, वो आपने ग्रुप रिटेन अर्निंग में शामिल किया। किधर गया ये पेरेंट कंपनी। अब आपने जो वाइंडिंग की थी, डिस्काउंट किया था, उसको 2 सालों पे अब आपने अनवाइंड करना है। ऐसा ही है, 2 सालों पर या 1 साल पर। अब आप देखिए, अनवाइंडिंग पहले साल की और दूसरे साल की, ये इंपैक्ट समझ में आता है। ये जो आप 34,710 आप लोगों के गलत नहीं होना चाहिए। यह देखो बेटे जान, एक बात याद रखिएगा। अब ये कॉन्सेप्ट की बात है। टाइम हो गया लेकिन मैं फिर भी बात करने जा रहा हूं। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट हर साल पेरेंट और सब्सिडरी की बैलेंस शीट को टोटल इकट्ठा करने को कहा जाता है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के नीचे कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होती। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की बेस में कोई ट्रायल बैलेंस नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको काम धरना मेरी इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पेरेंट कंपनी और सब्सिडरी कंपनी के बैक पे क्या है? ट्रायल बैलेंस है, लेजर्स हैं, जर्नल है, वाउचर है, पूरी ट्रांजैक्शंस है, तब जाके पेरेंट और सब्सिडरी की बैलेंस शीट बनती है। और उनको हम कंसोलिडेट जब कर रहे हैं तो उनकी बेस पे कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसके नीचे नहीं है। हर साल इनको उठाते हैं
कंसोलिडेट करते हैं, हर साल इनको उठाते हैं कंसोलिडेट करते हैं, हर साल इनको उठाते हैं कंसोलिडेट करते हैं। तो इसका मतलब है कि कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का कोई कैरी फॉरवर्ड बैक और ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं होता। हर साल आपने स्क्रैच से शुरू होना होता है, एडी से आरडी तक। यह है वो कॉन्सेप्ट क्यों मैं वर्किंग वन करवाता हूं। एडी से आरडी तक आपने आना होता है हर साल। याद रहेगी बात। फिलहाल के लिए इतना काफी है, लेकिन ये बात मुझे अभी 10 मरतबा रिपीट करनी है आप लोगों के साथ, इसलिए ना घबराना कि बात अभी समझ नहीं है सर से दोबारा कैसे पूछें। ये बात मैंने अभी 10 मरतबा आपकी क्लास में रिपीट करनी है। ओके, तो फिलहाल जो बात मैंने की सादगी में समझो। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट की बुनियाद में कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं होती। हर साल पी और एस को कंसोलिडेट कर रहे होते हैं हम, इसलिए हर वर्किंग को आप देखेंगे स्क्रैच से एडी से आरडी तक जा रही होगी। मेरे ये अल्फाज बस 2 जुमले ज़हन में रखना, ठीक है। तो आपने उसकी अनवाइंडिंग को लिया टोटल, नेगेटिव गुडविल ली। अब एस कंपनी की पोस्ट एक्विजिशन रिटेन्ड अर्निंग पे सीआई परसेंटेज लगाया। वो पोस्ट एक्विजिशन 30 थी, सीआई परसेंटेज लगाया, ये आ गया। ये आपके पास इसकी गुडविल रिटेन्ड अर्निंग आ गई। और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये तो आपका ठीक होना चाहिए, इसमें तो नहीं कोई गड़बड़ी। शाबाश। और ये मैंने कुछ अकाउंटिंग एंट्रीज इसकी की हैं। इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट पेएबल क्रेडिट, और फिर फाइनेंशियल चार्जेस डेबिट पहले साल का, फिर फाइनेंशियल चार्जेस डेबिट दूसरे साल का, ठीक है। और फिर कंसोलिडेशन पे। एनीवेज, या फिर आपका सवाल अब ठीक से सॉल्व हो गया, वो भी समझ आ गया, गुड। तो ये कंसिडरेशन पेएबल का मैंने लेजर अकाउंट बनाया, ठीक बात। ले जी, आज के लिए आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। आप लोगों से मैं होमवर्क जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये है कि अब आप इसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएं। ये चौकटा मैंने आप लोगों के लिए खाली रखा हुआ। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।